नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज त्वरित टिप्पणी है। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के नतीजों को एक रंग से पेंट किया जा रहा है। हर विश्लेषण में प्रधानमंत्री के नेतृत्व और बीजेपी की जीत की वाहवाही हो रही है, लेकिन गौर से देखेंगे तो तीनों राज्यों के नतीजे एक दूसरे से काफी अलग हैं। वहां जीत के कारणों में प्रधानमंत्री मोदी की नीतियां और नेतृत्व जरूर कारक रहे होंगे, लेकिन जिस तरह से नेशनल मीडिया अपने तमाम विश्लेषणों में स्थानीय नेताओं और मुद्दों को गायब कर रहा है, वह कमाल है। त्रिपुरा में बीजेपी दोबारा सरकार बना रही है। फिर यह सवाल पूछा जा सकता है कि पिछले 8 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी की पूर्वोत्तर में सघन सक्रियता के बाद भी बीजेपी क्या वाकई कोई शानदार प्रदर्शन करती दिख रही है? क्या आप त्रिपुरा और मेघालय के नतीजों को एक साथ बीजेपी की तश्तरी में रख भी सकते हैं? नागालैंड में एनडीपीपी की सरकार वापसी कर रही है, जिसमें बीजेपी एक सहयोगी दल है। लेकिन क्या एनडीपीपी को केवल प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों और पूर्वोत्तर के दौरों का ही लाभ मिला होगा? दूसरे अन्य कारक नहीं रहे होंगे? तो फिर मेघालय में गठबंधन से निकलकर अलग चुनाव लड़ने का बीजेपी को क्या लाभ मिला? बल्कि तीनों राज्यों में बीजेपी अलग अलग तरीके से चुनाव लड़ रही थी। वहीं तीनों राज्यों के चुनावी नतीजे बता रहे हैं कि बीजेपी से लड़ने के नाम पर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट अपना घर बेहतर जला पाते हैं। बीजेपी को हराने के नाम पर तीनों एक दूसरे की हार का ही कारण बनते हैं। बड़ी खबर तो त्रिपुरा से है, जहां बीजेपी की सीटें कम हुई हैं, मगर दोबारा सरकार बन रही है। बीजेपी को सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सीटें मिल गई हैं। कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर बीजेपी को चुनौती नहीं दे सके। दिल्ली का गोदी मीडिया पूर्वोत्तर के नतीजों का नायक प्रधानमंत्री मोदी को बता रहा है, मगर एक नायक उन्हीं के दौर में उनके सामने खड़ा हो आया है। याद रखिएगा, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा पूर्वोत्तर के कमांडर इन चीफ बनाए गए। इनके जरिए बीजेपी पूर्वोत्तर में सरकारों की राजनीति साधने लगी, गिराने लगी, बनाने लगी। मगर अब एक नया नाम आ गया है, जिससे बीजेपी को हाथ भी मिलाना पड़ सकता है या उसकी चुनौतियों से टकराना भी पड़ सकता है। अगर आप सिर्फ देवबर्मा बन के लड़ेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप सिर्फ आदिवासी बन के लड़ेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप जमातिया बन के लड़ेगा, कुछ नहीं मिलेगा। हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन बन के मरेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। आप एक होके फाइट करो ना, सब आपका आवाज सुनेगा। भूभाग्रा आगे बढ़ो, हम तुम्हारा साथ है। भूभाग्रा आगे प्रद्योत विक्रम देव वर्मा इस चुनाव में प्रद्योत भी एक गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। राज परिवार के बताए जाते हैं। 2 साल भी इस पार्टी को नहीं हुआ। टिपरा मोथा ने त्रिपुरा जनजातीय स्वायत्त परिषद के चुनाव में 28 में से 18 सीटें जीत ली थीं। यह 2021 की बात है। इसके बाद टिपरा मोथा ने 2023 में भी अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा। इन 2 वर्षों में भी बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी इस नए और युवा नेता को उभरने से नहीं रोक सके। प्रद्योत कभी राहुल गांधी के करीबी माने जाते थे और प्रदेश कांग्रेस के मुखिया रहे। कांग्रेस में दम घुटने और नेतृत्व की शिथिलता पर आरोप लगाते हुए उन्होंने पार्टी छोड़ दी। चुनावों में अमित शाह ने प्रद्योत पर आरोप लगाया कि टिपरा माथा का वाम दलों के साथ गुप्त समझौता है। अब क्या बीजेपी और अमित शाह प्रद्योत के साथ प्रकट समझौता करेंगे? प्रद्योत का बयान टेलीग्राफ में छपा है कि बीजेपी के नेता डील करना चाहते थे, मगर वे लिखित समझौता मांग रहे थे। प्रद्योत की मांग थी कि लिख कर दीजिए कि ग्रेटर टिपरा लैंड की मांग मानेंगे। लिखित समझौता न होने के कारण बीजेपी और टिपरा मोथा के बीच चुनाव से पहले समझौता नहीं हो सका। एक नई पार्टी पहला चुनाव लड़ती है और 12 सीटें जीत जाती हैं। एक पर उसकी बढ़त बताई जाती है जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे थे। सीटों की संख्या में बदलाव हो सकता है क्योंकि नतीजे आने में देरी होती है। बीजेपी कहती है कि जनजातीय समाज दूर चला गया है। उसका कारण है टिपरा मोथा की लोक लुभावन राजनीति और नारे, ग्रेटर टिपरा लैंड का नारा। लेकिन जनजातीय समाज के लिए नीतियां बनाने और विकास का दावा करने के बाद भी बीजेपी को समर्थन क्यों नहीं मिला? सिर्फ इस एक बात से जवाब नहीं मिलता।
खबरें आ रही हैं कि बीजेपी टिपरा मोथा के साथ सरकार बना सकती है। सारी मांगे मानी जा सकती हैं सिवाय अलग राज्य की। 5 साल सरकार में रहने के बाद त्रिपुरा के एक हिस्से को ग्रेटर टिपरा लैंड में बदलने की मांग लोगों में प्रचलित हो जाए, क्या तब भी आप कहेंगे कि बीजेपी और मोदी की नीतियों ने पूर्वोत्तर को राजनीतिक रूप से एक कर दिया है, एक रंग में रंग दिया है? प्रद्योत देवबर्मा त्रिपुरा के नतीजों के नए नायक हैं। उनकी पार्टी के कारण कई सीटों पर सीपीएम भी कम अंतरों से हारी है। क्या बीजेपी ने प्रद्योत के जरिए हरियाणा जैसा कोई प्रयोग किया होगा? हरियाणा के दुष्यंत चौटाला को क्या त्रिपुरा के प्रद्योत देवबर्मा में देखा जा सकता है? प्रद्योत पहले कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं। क्या बीजेपी ग्रेटर टिपरा लैंड की मांग मानेगी? त्रिपुरा में बीजेपी दोबारा सरकार बना रही है, लेकिन वहां की राजनीति को आप अनदेखा नहीं कर सकते। त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार रही, प्रधानमंत्री का विशेष ध्यान भी रहा, फिर भी वहां अलग राज्य का मुद्दा सत्ता की मेज पर औपचारिक रूप से पहुंच गया है। त्रिपुरा में जनजातीय समुदाय के लिए 20 आरक्षित सीटें हैं। इनमें से 12 पर टिपरा मोथा जीत चुकी है और 1 पर उसकी बढ़त है और नंबर भी आगे बदल सकते हैं। बीजेपी और आईएफटी 8 पर सिमट कर रह गए हैं। पिछली बार 2018 में बीजेपी और आईएफटी को इन 20 में से 18 सीटें मिली थीं। इस बार 8 सीटों का नुकसान दिखाई दे रहा है। यह किन नीतियों की हार है? किसके नेतृत्व की हार है? जनजातीय इलाकों में टिपरा मोथा को 44% वोट मिलते नजर आ रहे हैं, बीजेपी से 14% अधिक। त्रिपुरा में बीजेपी को 5% वोटों का नुकसान हुआ है और उसके गठबंधन को 10% वोटों का नुकसान हुआ है। अगले 1-2 दिनों में इन आंकड़ों में बदलाव हो सकते हैं। फिर भी यह अंतर सवाल पूछ रहा है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जनजातीय समाज के लिए सजग हैं, जनजातीय समाज उन्हें अपना नेता मान रहा है, पहली महिला जनजातीय राष्ट्रपति बनाने का श्रेय बीजेपी ले रही है, पूर्वोत्तर पर प्रधानमंत्री का विशेष ध्यान रहा है, प्रधानमंत्री 50 से अधिक बार पूर्वोत्तर के दौरे पर जा चुके हैं, तब भी जनजातीय बहुल सीटों में बीजेपी एक नए राजनेता के सामने लड़खड़ाती नजर क्यों आ रही है? बीजेपी की तरफ से बयान आया है कि ग्रेटर टिपरा लैंड बनाए जाने के अलावा टिपरा मोथा की सभी मांगों को मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रद्योत देवबर्मा क्या अपनी मुख्य मांग को छोड़ देंगे? कुछ ही दिन पहले उन्होंने इंडिया टुडे को एक साक्षात्कार में कहा था कि वे किसी भी पार्टी से ग्रेटर टिपरा लैंड की मांग को लेकर लिखित आश्वासन के बिना कोई गठबंधन नहीं करेंगे। मौखिक आश्वासन पर कोई गठबंधन नहीं किया जाएगा। त्रिपुरा की जीत पर बीजेपी के मुख्यालय में जश्न की तैयारी और प्रधानमंत्री के आने का भी ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी भले ही जोर जोर से इस जीत के लिए प्रधानमंत्री मोदी को श्रेय दे रही है, लेकिन यह अंदाजा लगाने की बात तो है कि क्या वह भीतर भीतर प्रद्योत विक्रम देवबर्मा को भी धन्यवाद दे रही है या उन्हें चुनौतियों के रूप में देखने लग गई है। हमारा कहना है कि नतीजों को एक तरह से ही दिखाने का प्रयास हो रहा है, मगर तीनों राज्यों में नतीजे अलग अलग कहानियां लेकर सामने आ रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि ईसाई विरोधी होने का तमगा हट गया, लेकिन जनजातीय इलाकों में उसे समर्थन मिलता नहीं दिखा। माणिक साहा को पिछले साल त्रिपुरा का मुख्यमंत्री बनाया गया। बिप्लब देव बर्मन को 1 साल पहले बदल देने का फैसला बीजेपी का सही साबित हुआ। इस फैसले से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को घबराने की जरूरत नहीं है, जो इन दिनों कंधे पर हल रखकर हेलीकॉप्टर से उतरते दिखाई देते हैं। किसान तो जमीन से आता था, अब तो मुख्यमंत्री किसान बनकर जमीन पर उतर रहे हैं हवा से, तो इसका मतलब है कि कुछ बदल रहा है। यह हिस्सा केवल व्यंग्य के लिए जोड़ा गया है ताकि आप हल को हेलीकॉप्टर में उड़ता देख सकें। मूल बात तो यही थी कि त्रिपुरा में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बदलने का फैसला सही साबित हो गया। त्रिपुरा में बीजेपी चुनौतियों का सामना कर रही थी और नतीजे भी बताते हैं। कहा जा सकता है कि त्रिपुरा में बीजेपी ने हार को जीत में बदल दिया। ऐसी जीत बड़ी जीत मानी जाती है। केंद्रीय मंत्री तक को विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया। त्रिपुरा में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस भी 28 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, एक भी सीट नहीं मिली। तृणमूल कांग्रेस ने पूर्वोत्तर में दमखम दिखाने की कोशिश की,
लगा कि वह नया विकल्प बन रही है कांग्रेस का, मगर कामयाबी नहीं मिली। ममता बनर्जी ने कांग्रेस को कमजोर किया या फिर कांग्रेस ने खुद को ही कमजोर होने दिया, इसका जवाब दोनों दल देते रहेंगे। मगर साफ है कि त्रिपुरा में तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट की कीमत पर आगे नहीं बढ़ सकी। बारीक निगाहों से देखना होगा कि तृणमूल के कारण त्रिपुरा में कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन को कितना नुकसान हुआ और कितना फायदा हुआ। मेघालय में बीजेपी क्या त्रिपुरा की तरह जीती है या उसे इतनी सीटें मिली हैं जिसके आधार पर कहा भी जा सकता है कि प्रधानमंत्री की पूर्वोत्तर नीतियों का जलवा कायम हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि त्रिपुरा की जीत का शामियाना मेघालय में भी तान दिया जा रहा है ताकि मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा तीनों राज्यों के प्रदर्शन को बीजेपी और प्रधानमंत्री की जीत के रूप में पेश किया जा सके। मेघालय की 59 सीटों के चुनाव में बीजेपी को खास हासिल नहीं हुआ। चुनाव में बीजेपी ने अकेले लड़ने का फैसला किया, यानी वह उस गठबंधन का हिस्सा नहीं रही जिसे अधिक सीटें मिली हैं और जिसके बिना सरकार नहीं बन सकती। तो मेघालय में बीजेपी की जीत का ऐलान कैसे कर दिया गया? क्या धारणा बनाने के लिए? चुनाव में बीजेपी कहा करती थी कि मेघालय देश के सबसे भ्रष्ट राज्यों में से एक है, केंद्र ने यहां जो भी योजनाएं भेजी हैं वो गायब हो गई। बताइए, प्रधानमंत्री कहते हैं कि उनके राज में भ्रष्टाचार खत्म हो गया, लेकिन जिस गठबंधन में उनकी पार्टी सरकार चला रही थी उसी सरकार ने मोदी सरकार की योजनाओं को गायब भी कर दिया और दिल्ली की तरह वहां जांच एजेंसियों ने छापे भी नहीं डाले, किसी मुख्यमंत्री को जेल में भी नहीं डाला, किसी विधायक को के यहां छापे भी नहीं पड़े। बीजेपी इस बात पर चुनाव लड़ रही थी कि सरकार में आएगी तो मेघालय में भ्रष्टाचार मिटा देगी। मेघालय में क्या बीजेपी उसी गठबंधन में लौटेगी जिसे भ्रष्ट बता रही थी? क्या वो भूल जाएगी कि उसने मेघालय के एनपीपी गठबंधन की सरकार को देश के सबसे भ्रष्ट राज्यों में से एक कहा था? अमित शाह ने मेघालय को सबसे भ्रष्ट राज्य बताया था। वैसे सत्तारूढ़ एनपीपी पर कांग्रेस ने भी भ्रष्ट होने के आरोप लगाए थे, तृणमूल कांग्रेस ने भी लगाए। 2018 में 6 दलों का गठबंधन एनपीपी बना और उसकी सरकार बनी। बीजेपी उन 6 दलों में से एक थी और चुनावों में अलग होकर मेघालय को सबसे भ्रष्ट भी बताने लगी। किसी मीडिया ने आज नहीं कहा कि नतीजे आने के बाद क्या बीजेपी देश के सबसे भ्रष्ट सरकारों में से एक का फिर से हिस्सा बन जाएगी। पिछले विधानसभा में बीजेपी को 2 सीटें मिली, इस बार 3 सीटें मिलती दिख रही हैं। मेघालय में बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि उसकी पार्टी की सरकार बनी तो मेघालय में भ्रष्टाचार की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन होगा। अब क्या होगा? क्या आपने यह बात किसी भी चैनल की कमेंट्री में सुनी है? किसी ने पूछा है कि अमित शाह मेघालय में अब क्या करेंगे? मीडिया ने कैसे मेघालय के नतीजों को बीजेपी की जीत बता दिया? अमित शाह ने कहा था कि कोनार्ड संगमा सरकार के भ्रष्टाचार के कारण 2022-23 में राज्य को 1849 करोड़ का घाटा हुआ है, जो एक छोटे से राज्य के हिसाब से बड़ी रकम है। यही नहीं, अमित शाह ने यह भी कहा कि आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार मेघालय देश में सबसे धीमी गति से प्रगति कर रहा है। मीडिया का कुछ हिस्सा बता रहा है कि मेघालय में बीजेपी की सरकार बन रही है, लेकिन वहां बीजेपी की कैसे सरकार बन रही है? चुनाव से पहले बीजेपी सरकार में थी, मगर उसमें तो 6 पार्टियां थीं। कहा जाना चाहिए कि मेघालय में जिस गठबंधन की सरकार बनती लग रही है उसमें बीजेपी शामिल कैसे हो सकती है? तो कहा जाने लगा कि बीजेपी वहां भी जीत रही है। क्या यहां जीतने के लिए बीजेपी के अध्यक्ष ने, प्रदेश अध्यक्ष ने, याद होगा आपको, यह कहा था कि उनकी पार्टी को गौ मांस खाने से कोई ऐतराज नहीं है। पूर्वोत्तर में गौ मांस खाना खान पान की संस्कृति का हिस्सा रहा है। इसे कहने की जरूरत त्रिपुरा में तो इस बार नहीं पड़ी, मेघालय में क्यों पड़ी? मेघालय में बीजेपी ही नहीं, सवाल तृणमूल कांग्रेस से भी होने चाहिए। यहां कांग्रेस और तृणमूल एक दूसरे पर हंस रहे होंगे या गुस्सा कर रहे होंगे। दोनों बीजेपी को चुनौती देना चाहती हैं, मगर बीजेपी को हराने के जुनून में दोनों दलों ने अपनी ही झोपड़ी में आग लगा दी है। चुनाव से पहले मेघालय में कांग्रेस के सभी 21 विधायक तृणमूल कांग्रेस में चले गए।
लेकिन तृणमूल को केवल 5 सीटें मिली। इसका मतलब है तृणमूल जाने वाले कांग्रेस के विधायकों को जीत नहीं मिली, बल्कि कांग्रेस के उन विधायकों को समझ नहीं आ रहा होगा कि किया क्या और हो क्या गया। पूरी कांग्रेस तृणमूल में चली गई। इस लिहाज से मेघालय में कांग्रेस को तो फायदा ही हुआ है। उसका मत प्रतिशत टूट जाने के बाद भी तृणमूल से अधिक है और कांग्रेस को भी 5 सीटें मिली हैं। मेघालय में चुनाव से पहले कांग्रेस के लचर और बिखरे होने की कहानी थी, मगर नतीजे आने के बाद की कहानी तो तृणमूल की नजर आ रही है। उसे क्या मिला? मेघालय में राहुल गांधी ने एक रैली की, ममता बनर्जी काफी सक्रिय दिखी, प्रधानमंत्री मोदी ने तो शिलोंग में रोड शो भी किया। बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्री उतार दिए गए। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी चुनाव प्रचार में मोर्चा संभाल रहे थे। अब क्या वो मेघालय के रिजल्ट को प्रधानमंत्री की जीत बताएंगे? मेघालय और त्रिपुरा में हार के बाद तृणमूल कांग्रेस की 24 के चुनाव में क्या भूमिका होगी? कांग्रेस की कीमत पर वह पूर्वोत्तर की बड़ी पार्टी बनना चाहती थी, मगर उसे सफलता नहीं मिली। क्या इस हार से सबक सीखकर लोकसभा चुनाव में तृणमूल और कांग्रेस पूर्वोत्तर में साथ आएंगे, या अलग अलग ही चुनाव लड़ेंगे और हार जाएंगे? या फिर 2024 के चुनाव में ममता बनर्जी अपनी भूमिका बंगाल तक ही सीमित कर लेंगी? मेघालय में आप अमित शाह से सवाल कर सकते हैं कि वहां एनपीपी गठबंधन से अलग होते हुए उन्होंने कहा था कि बीजेपी राज्य में मजबूत बनना चाहती है, मगर मेघालय में बीजेपी मजबूत विकल्प तो नहीं बन सकी। इस राज्य के भीतर झांक कर देखिए तो प्रधानमंत्री की पूर्वोत्तर नीतियों के खास नतीजे नहीं दिखते हैं। बीजेपी प्रचार करती रही कि 50 साल तक मेघालय में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं था। प्रधानमंत्री ने 2 मेडिकल कॉलेज बनाने के प्रस्ताव रख दिए हैं। त्रिपुरा की जीत के बहाने तीनों राज्यों की जीत को बीजेपी की जीत बताने से तस्वीर साफ नहीं होती है। 2018 में भी मेघालय में किसी को साफ बहुमत नहीं मिला और इस बार भी नहीं, तो यह बड़ी बात नहीं है कि किसी को बहुमत नहीं मिला। पिछली बार मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस ने यूजीपी, बीजेपी और अन्य दलों के साथ गठबंधन बनाया, नाम पड़ा एनपीपी। 2018 में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, मगर गठबंधन एनपीपी की सरकार बनी। इस चुनाव में मेघालय के मुख्यमंत्री कोनार्ड संगमा के भाई ही चुनाव हार गए। इस चुनाव में भी बीजेपी मेघालय में न तो मजबूत हुई, ना बड़ा प्लेयर बन सकी। टीवी पर बीजेपी के प्रवक्ता सारी योजनाओं को गिना रहे हैं, लेकिन मेघालय में उन योजनाओं का क्या रिजल्ट निकला? अगर त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार वापसी कर रही है, तो मेघालय में भी एनपीपी गठबंधन की सरकार वापसी कर रही है, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? या फिर वहां पर यूडीडी के साथ मिलकर सरकार बनाने की नई कोशिश होगी? यूडीडी को भी अच्छी सीटें मिली हैं, या वहां पर महाराष्ट्र जैसा कुछ खेल होने वाला है? त्रिपुरा ने अगर बीजेपी को स्वीकार किया है, तो क्या मेघालय ने बीजेपी को रिजेक्ट नहीं किया है? पूर्वोत्तर के नतीजों को सरकार की नजर से देखेंगे तो बीजेपी की त्रिपुरा में सरकार बन रही है। नागालैंड में बीजेपी की गठबंधन की सरकार फिर से बन रही है। यहां के गठबंधन में बीजेपी भी एक पार्टी है। नागालैंड में नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी एनडीपीपी में बीजेपी थी। बीजेपी ने इस बार 20 सीटों पर चुनाव लड़ा, मगर उसे यहां पिछली बार की तुलना में फायदा होता तो दिख नहीं रहा। पिछली बार 12 सीटें मिली थीं, इस बार भी इतनी ही मिलने की उम्मीद है। तो पूर्वोत्तर में इतनी सक्रियता के बाद भी ऐसे नतीजे क्यों हैं? नागालैंड में बीजेपी का वोट प्रतिशत 4% बढ़ गया, त्रिपुरा में घट गया। बीजेपी चुनाव से ज्यादा विश्लेषण जीत रही है। विश्लेषणों में चुनाव के नतीजे केवल बीजेपी और मोदी की जीत में बदल दिए जाते हैं। कांग्रेस का नागालैंड में बहुत खराब प्रदर्शन रहा है। महाराष्ट्र में एक चुनाव की खासी चर्चा हो रही है। कस्बा उपचुनाव में कांग्रेस जीत गई है। बीजेपी यह सीट 1995 से जीतती रही है, कभी नहीं हारी, मगर इस बार वो कांग्रेस से हार गई। तब जब महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, ठीक है कि उपचुनावों की जीत के खास महत्व नहीं होते, इनसे किसी बड़े राजनीतिक परिणाम का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए, लेकिन जिस सीट पर 28 साल से बीजेपी है वहां हार जाए तो बीजेपी को बताना चाहिए कि मोदी सरकार की कौन सी योजनाएं फेल हो गईं। हमने पूर्वोत्तर के चुनाव कवर नहीं किए हैं, यह त्वरित टिप्पणी है। ध्यान रहे कि सीटों की संख्या और वोटों के प्रतिशत की संख्या में बदलाव हो सकते हैं। नमस्कार, मैं रविश कुमार।